नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। नतीजे आ चुके हैं और झारखंड को लेकर अनब्रेकिंग ने जो बातें कही थी लगभग सारी बातें सही निकली। कल रात को हमने एक एक सीट की जानकारी आपको दी थी। हमने कहा था नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो अब मिला लीजिए कि उसमें क्या हुआ है। इसी पर बात करेंगे कि झारखंड में क्या हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग जी। फैसल जी, आपका स्वागत है। झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी तो ना ही कहें, जोड़ी से यह लगता है कि हेमंत की पत्नी के तौर पर कल्पना ने काम किया, ऐसा है नहीं। इन दोनों नेताओं ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती, 43 पर वो चुनाव लड़ी थी, 34 जीती। कांग्रेस जो कमजोर कड़ी मानी जा रही थी, उसने अपनी पिछली टैली बरकरार रखी, 16 सीटें उसने भी जीती। और राष्ट्रीय जनता दल जो 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 4 सीटें जीती और एमएल ने 2 सीटें जीती। दूसरी तरफ बीजेपी ने 21 और आजसू ने 1 और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, चिराग पासवान की पार्टी कहे ज्यादा ठीक रहेगा, उसने 1 सीट जीती। तो इस तरह से आज जो हेमंत सोरेन कह रहे थे कि तीर कमान उठाओ और गिद्धों चीलों को मार गिराओ, तीर कमान उठा करके झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दिया है। कि ऐसा क्या हुआ, कौन से वो फैक्टर्स रहे, क्या चीजें रही जिनकी वजह से झारखंड में हेमंत सोरेन ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने दम पर दूसरी पारी जीत ली। हालांकि एक ऐसा मौका है, 2005 के चुनाव में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो सरकार बनी उसमें भी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। लेकिन वो मिली जुली सरकार थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। वो सरकार ज्यादा दिन तक चली भी नहीं थी। इस बार हेमंत सोरेन ने अपने दम पर गठबंधन को 56 सीटें दिलवाई हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और झारखंड के अब तक के इतिहास में 24 साल में किसी भी चुनाव में इस तरह का प्रदर्शन किसी गठबंधन ने नहीं किया। ये हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा है और इस इतिहास रचने के साथ हेमंत सोरेन एक कद्दावर, बड़े दमदार नेता के तौर पर, दमदार आदिवासी नेता के तौर पर झारखंड में ही नहीं पूरे देश में स्थापित हो सकेंगे, मुझे यह लगता है। और कल्पना सोरेन, उन्होंने भी इतिहास रचा है। झारखंड बिहार में कभी कोई महिला नेता पूरे राज्य में प्रभाव रखने वाली नहीं रही। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक महिला नेता खड़ी हुई और उसने पूरे राज्य में, आप कहें भवनाथपुर से लेकर के पाकुड़ तक, जिसने अपना असर दिखाया। फैसल जी, आप कैसे देखते हैं इन नतीजों को? देखिए, मैं मानता हूं कि यह झारखंडी एकता, झारखंडी सांस्कृतिक की जो समन्वयवादी विचारधारा है, उसकी जीत है। इसके साथ ही झारखंडी धर्मनिरपेक्षता की जीत है। जिन लोगों ने झारखंडी धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देने की कोशिश की झारखंड से के बाहर से आकर, यह उन लोगों के लिए बहुत करारा तमाचा है कि झारखंड की जनता, खासतौर पर यहाँ के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों और झारखंड के मूलवासियों ने यह बता दिया कि झारखंड सांप्रदायिक गिद्धों का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। वह बड़े कारपोरेट घरानों का शिकार होने के लिए तैयार नहीं है। झारखंडी जनगण अपनी जो सामाजिकता है, जो एकता है, जो सहिया कल्चर है, उसको बचाने के लिए तत्पर है। और यह एक बहुत बड़ी जीत है, एक ऐतिहासिक जीत है। शायद झारखंड बनने के बाद यह पहली जीत है जिसने कुछ वैचारिक मुद्दों को स्पष्ट तौर पर स्थापित कर दिया है, जिसको अब आगे किसी के लिए भी हिलाकर उखाड़ फेंकना आसान काम नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी बात हुई है। जी, वैचारिक जीत है। दरअसल इसकी तस्दीक करता है संथाल परगना। संथाल परगने को, वहां के डेमोग्राफी को यहाँ का मुद्दा बनाया गया था और
हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आते ही इसी बात को उठाया था कि संथाल में डेमोग्राफी बदल रही है, बांग्लादेशी आकर के बस रहे हैं और बांग्लादेशी आदिवासियों की रोटी बेटी और माटी पर कब्जा कर रहे हैं। और यह सवाल सिर्फ हिमंता ने नहीं उठाया, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोगों ने इस सवाल को उठाया। लेकिन उसी संथाल की 18 सीटों में सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है, सिर्फ एक सीट, जरमुंडी, जहां, अगर मैं गलत नहीं हूं फैसल जी, जरमुंडी की ही सीट है वो, जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, जहां से कांग्रेस के बादल पत्रलेख चुनाव हारे। तो संथाल परगना तक ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति को रिजेक्ट कर दिया, जिसको वो केंद्र में ला रहे थे। इसको कैसे देख रहे हैं कि संथाल में क्या क्या वजहें रही? जबकि आप देखिए कि जो निशिकांत दुबे हैं, जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था डेमोग्राफी का, और उन्होंने एक सुझाव भी दिया था कि यहाँ के संथाल के जो जिले हैं वो लिए जाएं, 2 जिले बंगाल के और सीमांचल के जिले बिहार के, इनको मिलाकर यूटी बनाया जाए और फिर वहां डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहे हैं उनसे निपटा जाए। बड़ा खतरनाक सुझाव था उनका ये, और बहुत ही डिविसिव। कहने का मतलब ये था कि एक यूटी बना करके फिर वहां पर जबरदस्त तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। मैं यही समझ उनका यह एजेंडा तो उनके इस एजेंडा का जवाब तो जनता ने दे दिया है। एक तो वो झारखंड को समझते नहीं है, क्योंकि वो झारखंडी मूल के हैं नहीं, वो मूलतः बिहार के निवासी हैं जो झारखंड में आकर चुनाव जीत जा रहे हैं 3 बार से। इसकी एक अलग कहानी है कि वो किस तरह से चुनाव जीतते हैं, लेकिन झारखंड की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। झारखंड एक लंबी लड़ाई के बाद बना है, और झारखंड में इस लड़ाई के दौरान एक अपनी उपराष्ट्रीयता का विकास किया है, जिसको झारखंडी राष्ट्रीयता आप बोल सकते हैं, जो सब नेशनलिटी है, जो भारतीय राष्ट्र, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मजबूत लोगों की एकता, लोगों की पहल है। तो इसकी समझ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है नहीं, और खास तौर पर जिन सांसद का आपने नाम लिया उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका वो एजेंडा था, उसके पीछे कुछ और मानसिकता थी, उस मानसिकता को झारखंड की जनता ने नेस्तनाबूद कर दिया है। इस तथ्य को समझना चाहिए। यही नहीं, असम के जो मुख्यमंत्री आकर यहाँ विश्व भ्रमण कर रहे थे, उनको भी एक करारा तमाचा झारखंड की जनता ने दिया है। उन्होंने जिन जगहों पर चुनाव प्रचार किए हैं उसमें से अधिकांश सीटें वो हार गए। इस तथ्य को समझना चाहिए कि उनकी भाषा, उनके बोली वचन, उनके चाल ढाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया। और जो सबसे सभ्य नेता भारतीय जनता पार्टी में माने जाते रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जिस ढंग की अभद्रता और जिस ढंग की भाषा की अभद्रता का परिचय यहाँ दिया, उसको भी करारा तमाचा मिला। झारखंड के लोगों ने यह साबित किया कि झारखंड का राज झारखंड के लोग चलाएंगे। झारखंडी भाषा, झारखंडी बोली वचन, झारखंडी चाल ढाल के तरीके से चलाएंगे, और झारखंडियों के ही हाथ में झारखंड का नेतृत्व देंगे, ताकि झारखंड के जल जंगल जमीन की रक्षा हो सके, झारखंड के लोगों का झारखंड की मन स्थिति के अनुकूल उनको शासन मिल सके। यह एक बहुत बड़ा फैसला है जो झारखंड की जनता ने उस समय दिया है, जब कारपोरेट राज का आपने नंगा खेल देखा अभी अडानी के बारे में, जिस ढंग से अमेरिका से खबरें आ रही हैं, जिस ढंग से रिश्वतखोरी की बात हो रही है, उसमें तमाम भारत के कई राज्यों के नाम आ रहे हैं, कम से कम झारखंड का नाम उसमें नहीं आया। यह एक बहुत बड़ी बात है कि झारखंड के नेताओं ने, खासतौर पर हेमंत सोरेन ने और उनके साथियों ने किस ढंग से कारपोरेट दबाव को अस्वीकार किया होगा, इसको 5 सालों में समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन पर दबाव नहीं होगा, दबाव जबरदस्त पड़ा होगा, और उस दबाव के बावजूद जल जंगल जमीन की बात करना, हेमंत सोरेन ने जिस साहस का परिचय दिया जेल जाने के पहले, के समय और जेल से वापस आने के समय, और कल्पना सोरेन ने जिस साहस, जिस धैर्य और जिस दृढ़ता और जिस विश्वास के साथ जनता के साथ अपना कनेक्शन बनाया, वह एक बहुत अनुपम तरह का प्रयोग साबित हुआ, और इससे झारखंड के इस चुनाव को दिशा मिलने में एक बड़ी मजबूती मिली।
यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इंडिया गठबंधन की, झारखंड के उन लोगों की जिनका लोकतंत्र में, झारखंडी जन समाज की एकता में, झारखंडी सांस्कृतिक चेतना में, झारखंडी जनजीवन के स्वतंत्रता में विश्वास है। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि झारखंड के लोग किसी भी ढंग के बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं। झारखंड अंग्रेजों के अधीन भी कभी नहीं आया, इसलिए भी अंग्रेजों ने यहाँ के लिए अलग व्यवस्था की थी अपने जमाने में। डायरेक्टली शासन उनका उस ढंग से नहीं था जैसे देश के अन्य हिस्सों का था। इस तथ्य को समझना चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों में, झारखंड के मूलवासियों में एक अलग किस्म की चेतना है, और वह चेतना लोकतांत्रिक चेतना है। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में जब लोकतंत्र की बात हो रही थी तो एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप लोग जिस लोकतंत्र की बात कहते हैं वह हमारे झारखंड के लोगों के लिए तो रोजमर्रे की जिंदगी है। सोना है, बिछौना है, खाना है, नाचना है, गाना है, वही लोकतंत्र है। और उस लोकतंत्र को हमारे झारखंड के लोग जीते हैं, और झारखंडियों ने दिखाया कि 2024 में कि वह इस लोकतंत्र के महा उत्सव को किस उत्साह के साथ मना रहे हैं और किस तरह से उन्होंने विभाजनकारी एजेंडा को नकार दिया है। जी, अब दरअसल जो बात आप कह रहे हैं, 2 सीटों का अगर हम जिक्र करें जिन पे हमसे हमारी आपकी बात भी होती रही, एक जगन्नाथपुर में हम लोगों को ये लग रहा था कि वहां जो सिंकू हैं या सीकू जो भी नाम है उनका, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हाँ, सोनाराम सिंकू, तो उनको कमजोर मान रहे थे इस लिहाज से कि वो शायद ये माना जा रहा था कि गीता कोड़ा के ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो चुनाव जीते हैं। और इसका एक मतलब है, इसका एक मैसेज है। और इसी तरह से खूंटी को अगर देखें, खूंटी शहर में और बाकी जगहों पर कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि नीलकंठ मुंडा चुनाव हार सकते हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए और वहां से जेएमएम चुनाव जीता है। ये 2 सीटें भी काफी, आप इन 2 सीटों के नतीजों को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे? क्या इनसे जो बात आपने कही उसकी पुष्टि के तौर पर ये दोनों नतीजे देखे जा सकते हैं? देखिए, झारखंडी चेतना का सबसे प्रमुख केंद्र जो है जो सबसे प्रमुख केंद्रों में 1-2 स्थान रखने माने जिनकी महत्ता है, उसमें एक खूंटी है और एक कोल्हान का वह एरिया है जिसमें जगन्नाथपुर भी आता है। यह वह एरिया है जहां बिरसा मुंडा ने इस तरफ और उधर भी कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो वह चेतना आज भी लोगों के अंदर बरकरार है। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक लहर चली है, इंडिया गठबंधन की एक लहर है, और उस लहर का असर है। एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि झारखंड में कांग्रेस की सफलता में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी भूमिका है। यह कांग्रेस के नेतृत्व की उतनी बड़ी जीत नहीं है जितना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की जीत। इस तथ्य को हमको हमेशा फर्क करके देखने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस जीती है, राजद भी जीता है, लेकिन वही राजद आज बिहार के 4 उपचुनाव हार गया और झारखंड में 7 में से उसने 4 सीटें जीत ली। जी, इसका इसका मतलब है कि यह पूरा जो झारखंड में जो एक नैरेटिव बना था, जो पूरा एक दृश्य बना, जो एक पूरी राजनीतिक अवधारणा जो लोगों के बीच में विकसित हुई, वो था कि हमको झारखंड को बचाना है, झारखंडी अस्मिता को बचाना है, और झारखंडी अस्मिता के प्रतीक के रूप में हेमंत सोरेन को उन्होंने चिन्हित किया और उनके नेतृत्व को पर मुहर लगाई है। जी, एक बात और जो आप कांग्रेस को लेकर के कह रहे हैं, कांग्रेस को यहाँ हर कोई कमजोर कड़ी मान रहा था, लेकिन अभी मैंने देखा वो सीटें 16 की जगह 17 है। तो नहीं, मैंने आपसे एक बातचीत में आपसे पिछली 1 या 2 बार जो मेरी बातचीत हुई थी उसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस को कमजोर जरूर माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपना प्रदर्शन ठीक ठाक करेगी, और उसने अपनी जो सीटें थी उसको वापस लिया। अगर कांग्रेस नेतृत्व ने 3 जगहों पर कैंडिडेट ठीक दिए होते तो वो 3 सीटें भी वो जीतते, जिसमें एक बरही की सीट होती जहां उसने किसी साहू को टिकट दे दिया, अकेला का टिकट काट कर,
दूसरा पांकी की सीट होती जहां जी वो देवेंद्र उन्होंने जो पुराना मधु सिंह के कांग्रेसी लड़के है, को दिया। एमएलए रह चुके जी हैं, हाँ? वहां मधु लाल सिंह के सूरज को लड़के को टिकट दिया। देने का कोई औचित्य नहीं था, वो कांग्रेसी थे भी नहीं। और एक सीट जी और ये जीत लेते अगर डाल्टनगंज की सीट पर इन्होंने ढंग का, हालांकि केएन त्रिपाठी जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब जी वो कई बार चुनाव हारने के बाद उनके बारे में एक अलग परसेप्शन हो चुका है। तो ये 3-4 जी सीटें कांग्रेस अपनी गलती से हारी है। कुछ सीटें तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी में गई, जैसे अंबा प्रसाद मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके चलते वो हार गई। बादल जी पत्रलेख, उनका तो टिकट काटना, अगर टिकट काटना ही था कांग्रेस को, तो बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता, इन दोनों का टिकट काटना चाहिए था। हाँ ये दोनों दोनों चाहिए। सीटें रिटेन हो सकती थी। जी तो कुछ चीजें इनके पास अपना पता नहीं, लोग बोलते हैं कि इनके पास कोई सर्वेयर टीम है जो सर्वे करती है, उसके नहीं आधार पर लेकिन उम्मीदवारों का हाँ चयन वो होता है, इसमें दरअसल लेकिन ये कहीं मुझे दिखता नहीं है। मुझे जो लगता है दो चीजें हैं। कांग्रेस का जो नेतृत्व रहा यहाँ पर, जो गुलाम अहमद मीर यहाँ के प्रभारी रहे, दरअसल उनका बहुत ही खराब रवैया रहा, जिसके चलते ये सब चीजें जो आप छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, छोटी नहीं हालांकि बड़ी चीजें हैं। आज कांग्रेस अगर 20 सीटें जीतती, 21 सीटें जीतती, तो तस्वीर कुछ अलग होती, कांग्रेस की भी बात अलग होती। लेकिन एक चीज और रही है, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी जगह पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, बिना किसी केंद्रीय मदद के। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बड़े नेता नहीं थे, बड़ा सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद दूसरी बात ये हुई, मैंने जो देखा और जो महसूस किया कि कांग्रेस का जो मैसेज था, राहुल गांधी के जो मैसेज थे, वो मैसेज नीचे तक, गांव गांव तक, जंगलों में जो गांव बसे हैं वहां के नौजवानों तक भी थे। और उसमें जो सोशल मीडिया का जो रोल होता है, मुझे लगता है कि उसने, मैं एक जगह कोलेबिरा के पास अंदर, एक शाम हो गई थी, अंदर एक गांव में गया था, हमें लगता है वहां से 10-20 किलोमीटर अंदर था, जंगल की तरफ। हालांकि वहां सब जंगल ही है, लेकिन वो बहुत ही जंगल था। तो वहां पर नौजवान 4-5 खड़े थे, जिनमें कुछ के वोट थे, कुछ के नहीं थे। वो लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे और उन्होंने हमें कुछ चीजें अपने मोबाइल पे दिखाई, और वो जो सोशल मीडिया वाले बना बना के भेजते हैं, वो चीजें थी। अगर वो चीजें इस तरह से नीचे तक गई हैं, तो ये मैं इस बात को जरूर कहूंगा, 2-3 चीजें गई हैं। एक तो जो 2500 रुपए कर दिया जाएगा मैया योजना की, ये नीचे तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की सोशल मीडिया ने किया है। और जो राहुल गांधी का मैसेज है, खासतौर पर जाति गणना का, और वहां पर संविधान बचाओ की बात वो नौजवान कह रहा था कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा था कि ये लोग जो है संविधान को खत्म करने वाले हैं, इसलिए पंजे को वोट देना है। वो नौजवान ये, और तो ये साथ में जब आपके एनो पास सिक्का की बात हुई, वहां से एनो सिक्का का लड़का खड़ा था, तो जब उनके बारे में पूछा तो उसने कहा है भाजपा का एजेंट है। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल, जो होते हैं ना, गांव के जो छोटे से हैमलेट्स होते हैं, जंगल के जो छोटे से हैमलेट्स होते हैं, वहां तक पहुंची हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसका देखिए राहुल गांधी ने झारखंड के चुनाव को बहुत कैजुअली लिया, मेरा तो कहना है। अगर उन्होंने जी थोड़ी और मेहनत झारखंड में की होती तो भारतीय जनता पार्टी शायद डबल डिजिट उनके अपने गठबंधन के साथ नहीं देख पाती। दुर्भाग्य से केंद्र में चुनाव जीतने के बाद से ही हरियाणा का चुनाव भी देखने में जो आया कि आखिरी 4 दिन उन्होंने प्रचार किया, झारखंड में वो 2 राउंड में आके 4 या 6 सभाओं को केवल संबोधित किया, और एक बार आए सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और एक बार आए थे एक संविधान जी, सम्मान वो कार्यक्रम टूर करने के टाइप का लिए, था, जिसमें एक हॉल में 500-700 लोग, मीटिंग थी। जी हाँ वो, हाँ, लेकिन उसमें 500-700 लोग ही बैठे, उसमें किसी जी से मिलना जुलना भी नहीं हुआ। इस जी कैजुअल अंदाज में अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत होगी, जो उनको महाराष्ट्र में दिक्कत हुई। झारखंड में जी तो दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि झारखंडी जनगण की अपनी एक समझ है, और झारखंडी जनता ने यह तय कर लिया था कि उनको झारखंडी अस्मिता की रक्षा हर कीमत पर करनी। इस तक जी देखिए, झारखंड में यह जीत जनता की जीत है, उस जनता की जीत है जिसको झारखंडी अस्मिता पर भरोसा, जो झारखंडी जी अस्मिता की बात करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहती है। और जो वो जिसके लिए जो उसके पूरे सांस्कृतिक जीवन में रचा बसा हुआ एक तत्व है। इस
तथ्य को समझना चाहिए। तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में चुनौतियों का अगर सामना करना है तो उसको ज्यादा सांगठनिक अपने ढांचे पर जोर देना होगा, और जो बातें की जा रही हैं उसको और ज्यादा व्यवस्थित ढंग से जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। जी। अच्छा, एक चीज और, जैसे अगर आप पलामू की बात करें या आप उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें, उत्तरी छोटा नागपुर की पहले बात करते हैं, बोकारो और धनबाद और गिरिडीह, इन जिलों की बात करते हैं। इन जिलों में आपको क्या लगा, जिस तरह के नतीजे आए हैं, और जयराम महतो फैक्टर, उसका भी एक रोल रहा है वहां पर, क्योंकि जयराम महतो ने डुमरी जैसी सीट पर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को चुनाव हरा दिया है, और कई सीटों पर, इवन बिरमो पे भी वो शुरू के कुछ राउंड्स में आगे थे। हालांकि बिरमो की सीट को तीसरे नंबर पे आए शायद, लेकिन और भी कुछ सीटों पर उनका असर इस तरह से रहा जहां पर वोट कटे हैं, बड़ी संख्या में वोट जयराम महतो की पार्टी को मिले हैं। इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, जयराम महतो के साथ त्रासदी यह है कि उनके पास कोई पॉलिटिकल विजन नहीं। वो जिस विजन, जो वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं और जिस ढंग की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे नौजवान संगठित तो हो सकते हैं, लेकिन उससे झारखंड को कोई दिशा नहीं मिल सकती। झारखंड को वो आगे नहीं ले जा सकते हैं, और झारखंड में सभी समुदायों, सभी लोगों, सभी तरह के तत्वों को, तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को जोड़ने की क्षमता उस ढंग की बातों में नहीं होती है। डुमरी में उनकी जीत निश्चय ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो अंतिम 2 राउंड में वो जीते हैं। अगर आप 2 राउंड को छोड़ दीजिए तो बेबी देवी आगे चल रही थी। आखिरी 2 दौर में कोई ऐसा इलाका था जहां से उनको बहुत वोट मिल गए और वो जीत गए, लेकिन यह जीत कोई अस्थायी जीत होगी इसमें मेरा यकीन अभी तक नहीं है। क्योंकि अगर गोमिया को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा सीट ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जहां उनका उम्मीदवार कोई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ उस रीजन में दिख रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, आप सही। तो मुख्यतः वो नंबर पे आया, गोमिया में दूसरे नंबर पर। हाँ जी, दूसरे नंबर पर आया। इसके अलावे क्योंकि देखिए, केवल एक जात का नेता बनकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। झारखंड में कुर्मी, आदिवासी एकता शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में एकजुट हुई थी, जिसमें एके राय ने मिलकर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव डाली थी और ये नींव पड़ी थी। विनोद बाबू और शिबू सोरेन जी हमेशा एक साथ एकजुट होकर झारखंडी अस्मिता की बात करते रहे और उनका अखिल झारखंड पर असर था। जयराम महतो एक ऐसे फेनोमिना के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत दूर तक जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है। अगले 5 साल में वो किस ढंग का आचरण विधानसभा में करते हैं, इससे वो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि हमने देखा है कि आसू एक बहुत बड़ी ताकत थी असम में, और उन लोगों ने आंदोलन किया और सत्ता में आ गए। प्रफुल्ल मोहन था, मुख्यमंत्री बन गए, और उसके बाद उनका फिर से कभी क्या हुआ, कैसे आज वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, कैसे उनका पतन हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मैं अभी भी JKLM, शायद उनकी पार्टी का नाम है ना, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति ये मोर्चा, इसका कोई बहुत दूरगामी असर पड़ेगा, मेरा यकीन उसमें अभी तक नहीं है। एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में मैं जो देख पा रहा हूं, क्योंकि जो बुनियादी राजनीतिक समझ होनी चाहिए वो इस संगठन में नहीं दिखाई देती। जी, लेकिन एक चीज और रही है कि बिरमो में भी दूसरे नंबर पर जयराम महतो रहे हैं, चंदन कियारी में दूसरे नंबर पर, अमर कुमार बावरी तीसरे नंबर पे गए हैं, और गोमिया आपने बताया ही। वो मैंने कहा ना कि एक खास समुदाय के भीतर जहां ताकत है, माने जहां उसकी बहुसंख्या है, वहां उनकी ताकत है। जैसे कि सिल्ली में सुदेश महतो को हराने में उनके उम्मीदवार की अच्छी खासी भूमिका हो गई जी। उनका उम्मीदवार यहाँ इस बार JMM का वोट नहीं काट पाया, क्योंकि अमित महतो खुद जब JMM से अलग हुए थे तो वो इसी आधार पर हुए थे, भाषा के सवाल पर और
आपको याद होगा वही जो मुद्दे जयराम महतो उठाते थे उन्हीं सवालों पर। लेकिन जब वहां से अमित महतो को टिकट देने की बात आई तो लोगों ने कहा कि टिकट बेच दिया गया, वहां कमजोर कैंडिडेट देने की बात आई थी। तो कई तरह की बातें हुई हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि देखिए कोई भी संगठन खासतौर पर जब युवाओं के द्वारा वो संचालित होता है, क्योंकि मैं 74 आंदोलन का हश्र देख चुका हूं, उसका मैं गवाह रहा हूं, उसके पीछे अगर ठोस राजनीतिक फिलॉसफी नहीं होगी तो वो बहुत दूर तक नहीं टिके। और जयराम महतो की पार्टी और या जयराम महतो का जो पूरा वक्तव्य जो दिखाई सुनाई पड़ता है अखबारों में और यूट्यूब में, उसमें कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं दिखती। उसमें बहुत कड़ा है, केवल एक शिकायत है, उसमें कोई एजेंडा नहीं है कि हमको कैसे बनाना है, क्या करना। वो कोई सपना क्रिएट नहीं होता है, हाँ आक्रोश क्रिएट करता है, और इस आक्रोश के इर्द गिर्द वो नौजवानों को इकट्ठा करने की एक क्षमता होगी, लेकिन वो बहुत दीर्घकालिक होगी ऐसा मेरा यकीन नहीं है। हाँ, यदि उन्होंने कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी विकसित की तो वो आगे जा सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल फिलॉसफी विकसित करने के लिए उनको बहुत प्रयास करना होगा, क्योंकि अभी तो वो तात्कालिक खतरा जो है आजसू के लिए हो गए। जी, वो नहीं, वो तो हो गए पूरी तरह से। मुझे तो ये लगता है कि तात्कालिक तौर पर ये देखा जा सकता है कि आजसू को एक जो आजसू की भूमिका होती थी झारखंड में, जैसी भी रहती थी, एक स्पेस उसने बना रखा था, उस स्पेस को जयराम महतो शायद छेक रहे हैं और काफी कुछ कब्जा कर लिया है इस चुनाव के जरिए। देखिए आजसू के पृष्ठभूमि जो है, हालांकि ये आजसू पार्टी जो बनी यह तो वो आजसू नहीं है जो इसने आंदोलन किया था, लेकिन उसी के लोग थे इसके भीतर में, तो उसके पीछे कम से कम हाँ, लेकिन उसमें 2 दशक के आंदोलन का एक विरासत उनके साथ थी। उन्होंने अपने को जोड़ के दिखाया कि उस विरासत का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जेएलकेएम के पास अभी ऐसी कोई विरासत नहीं है। उनको अभी ये साबित करना होगा कि एक व्यक्ति हैं, वो विधानसभा में किस ढंग का परफॉर्मेंस करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं कि वो हेमंत सोरेन के साथ जाते हैं कि अलग रहकर कोई अपनी अलग छवि बनाते हैं, ये अभी देखना होगा जी। क्योंकि ऐसे नेताओं को भाजपा एडॉप्ट करने में बहुत दक्ष साबित हुई है पूरे देश में। जी नहीं, ये एक जगह में था आज, तो ये चर्चा हो रही थी कि ये सुदेश महतो सिर्फ जो उन्होंने उनका अपना साम्राज्य है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी सारी पॉलिटिक्स उतनी भर है, इस तरह की बात भी हो रही थी, चर्चा हो रही थी ऐसे। तो खैर एक सीट और जो बड़ी चौंकाने वाली है वो गढ़वा की सीट है, जहां से मिथिलेश ठाकुर, क्या ये माना जाए कि ईडी के जो छापे पड़े उनके चलते उनकी छवि गड़बड़ाई और प्रधानमंत्री भी गढ़वा पहुंच गए थे, उन्होंने उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रचार किया था, क्या उसका असर पड़ा है? प्रधानमंत्री का असर कितना था यह तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस सरकार के 4 मंत्री चुनाव हारे हैं जी। एक मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बेबी देवी और वो बादल पत्रलेख। नहीं, बादल पत्रलेख मंत्री नहीं थे, पहले थे मंत्री, इस मंत्रिमंडल में नहीं थे। मैंने वो कुछ चंद दिन 5 महीने से मंत्री नहीं थे, लेकिन 5 महीने पहले तक तो मंत्री थे ही। तो ये चुनाव हारे हैं। मिथिलेश ठाकुर का अपना जो बहुत सारा उनका जो आसपास के लोग जो क्रिएट हुए थे गढ़वा में, वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुए, जहां तक मेरी जानकारी है। वो एक बहुत लोकल लड़ाई में लोकली हार गए जी। और दूसरी तरफ अजय कुमार के हारने का आप क्या, वो अपने दर्शक भी पूछ रहे हैं कि वहां अजय कुमार क्यों हारे जमशेदपुर ईस्ट में? अजय कुमार, एक तो कारण ये था कि अजय कुमार बहुत लंबे समय से झारखंड के किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के हिस्सा नहीं थे। वो बीच में दल बदल भी करके चले गए थे, फिर आ गए, फिर उन्होंने लोकसभा में कोशिश की थी, फिर वो उड़ीसा चले गए थे, उड़ीसा में प्रभारी थे, जहां वो कांग्रेस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं दिला सके। नहीं, फिर वो आ गए झारखंड, उन्होंने बड़ी कामयाबी नहीं दिला सके ये नहीं कहना चाहिए, जो कांग्रेस की जमीन थी वो जमीन भी चली गई जी, चली गई।
और हालांकि उन्होंने दमदार ढंग से लड़ने की कोशिश की, लेकिन चूंकि जमशेदपुर का जो पूरा परिवेश है, उस परिवेश में जमशेदपुर पूर्वी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत सुरक्षित सीट है। अब आप बोलेंगे कि तब रघुवर दास कैसे हार गए? रघुवर दास को भाजपा ने ही हराया, इस तथ्य को समझना चाहिए। सरयू राय के रूप में वो भाजपा ही उनको हराने में लगी हुई थी, जिसमें अर्जुन मुंडा और कई लोगों के हाथ थे, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी रघुवर दास की, वो उनके खिलाफ चली गई थी। लेकिन अजय कुमार वो नहीं क्रिएट कर पाया। हालांकि शुरू में 2-3-4 दिन से ही लग रहा था कि अजय कुमार इस लड़ाई से बहुत अलग थलग होते जा रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं। हालांकि उन्होंने लड़ाई बहुत दमदार तरीके से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर क्यों वो जमशेदपुर की जनता को नहीं प्रभावित कर पाए। जी, क्योंकि एक बार जमशेदपुर के वो एमपी हुए थे झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर। जी जी, एक बार हुए थे और उपचुनाव में हुए थे वो, जब अर्जुन मुंडा ने इस्तीफा दिया था उसके बाद उपचुनाव में हुए थे जी, लेकिन अगला चुनाव हार गए थे। हुए थे। हाँ, अगला चुनाव हार गए थे जी। तो थोड़ी एरोगेंसी भी होती है नेताओं की, उनके इर्द गिर्द के लोगों के। देखिए अभी जो आप मिथिलेश ठाकुर के बारे में बोले, वो उनकी एरोगेंसी उन पर हावी हो गई। जी, हालांकि चुनाव हार जाने के बाद किसी पर आप आरोप लगाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बड़ा नेता बनने के लिए जो चाहिए विनम्रता, उसको लोग खो देते हैं, और ये उनके लिए बड़ा घातक होता है। ये बड़ा घातक होता है। एक बात और, राजधनवार में बाबूलाल मरांडी जीत तो गए हैं, लेकिन जो 2 इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे, दोनों लगभग बराबर वोट पाए। अगर वो एक कैंडिडेट होते तो क्या आपको लगता है कि एक इस तरह की कोशिश रही विपक्ष की तरफ से कि वो बाबूलाल मरांडी के लिए रास्ता साफ रखे और बाबूलाल मरांडी जीत जाएं? तो ये मेरा मानना है कि ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि जेएमएम के लिए निजामुद्दीन अंसारी को टिकट देने की बहुत सारे कारक हैं। उसमें एक कारण तो है कि उनको एक अल्पसंख्यकों का कोटा पूरा करना था कि अधिक से अधिक लोगों को वो टिकट दे सके, उसमें वो देना ही था उनको। दूसरी ओर माले भी उस सीट को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वहां माले एक बार चुनाव जीत चुकी थी और उसको लग रहा था कि उसका बहुत बड़ा आधार है। तो इस गलतफहमी में दोनों पार्टियां रही, और उसका नतीजा, हालांकि आप देखिएगा कि छतरपुर जो एक सीट है, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार होने के बावजूद राजद जीत गया। यहाँ क्यों नहीं हो पाया ऐसा निचले वहां ये हुआ फैसल जी, जो विश्रामपुर और छतरपुर में दोनों लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया था, उसमें ये तय हुआ कि राजद विश्रामपुर छोड़ देगा और छतरपुर छोड़ देंगे वो कांग्रेस। और ये अनाउंसमेंट कर दिया था गुलाम अहमद मीर ने एक इंटरव्यू दे करके, अखबार में इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी है, राजद ने ये छोड़ दी। उसका दोनों जीत गए वो। जी, उसका असर है कि वो दोनों सीट जीत गए हैं, दोनों जीत गए। जी, छतरपुर से राधाकृष्ण किशोर जीत गए और नरेश प्रसाद सिंह जीत गए विश्रामपुर से। जी, जी। नहीं तो ये, लेकिन यहाँ भी होना चाहिए था कि लेकिन जिस सीट पर चर्चा करनी चाहिए कि झारखंड विधानसभा के एक बहुत महत्वपूर्ण विधायक रहे हैं, जो इस बार नहीं होंगे विधानसभा में, वो है विनोद बगोदर। उनकी हार निश्चित ही चौंकाने वाली, क्योंकि अगर काम की दृष्टि से देखा जाए, जी क्यों हारे वो? देखिए ये मेरे लिए भी एक चौंकाने वाली चीज है। इस पर तत्काल टिप्पणी करने की स्थिति में मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा जमीनी स्तर पर जांचना पड़ेगा कि वहां आखिर बात क्या हुई है। एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ओबीसी का जो पूरा कुर्मी, यादव और इस ढंग की तमाम जो दूसरी जातियां हैं, उनका एक पोलराइजेशन जो है वो बीजेपी के पक्ष में हो गया। जी, आपको याद होगा तेजस्वी यादव को भी वहां लाया गया था माले के द्वारा, यादव वोटों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन वहां भी, और लालू यादव खुद आए कोडरमा में, लेकिन दोनों जगह पर यादव वोट भाजपा के साथ ही गया है। जी,
तो उसकी क्या वजह आप देखते हैं, ऐसा उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? जो बिहार में आप देखिए ना, किस ढंग से चारों सीट राजद हार गई है, मन राजद गठबंधन हारा, तो उसका असर है। इसको सोचना पड़ेगा, राजद को भी यह सोचने की जरूरत है कि 2025 के चुनाव को अगर उनको जीतना है तो उनको नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि बिहार में जिस ढंग से उपचुनावों में उनकी हार हो रही है, यह एक बहुत ही उनके लिए खतरे की घंटी है, और इस घंटी को सुनना उनको चाहिए कि इससे क्या आवाज आ रही है। जी, एक सीट पर और बात करते हैं, वो रामगढ़ की सीट है। रामगढ़ की सीट पर ममता देवी जीत गई हैं, और लेकिन वहां एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहा है कि JLKM के जो कैंडिडेट थे उन्होंने खासे अच्छे वोट हासिल किए, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन खासे अच्छे वोट उनको मिले हैं। उनको जो वोट मिले वो लगभग जो सुनीता चौधरी को वोट मिले हैं उसके बराबर ही रहे होंगे, मतलब थोड़ा सा कम। मैं एक बार चेक करके आपको एग्जैक्टली वोट उनको मिले, मैं एक मिनट बस आपको बताता हूँ। ममता देवी, जी, ममता देवी विस्थापन के खिलाफ एक लड़ाई में बहुत प्रमुख भूमिका में थी, जो उन पर केस चला, जिसके में उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता भी चली गई थी। ममता एक लड़ाकू महिला नेता है, जो सुनीता चौधरी और दूसरे लोगों से एक अलग छवि बनाती, ये उनके पक्ष पे काम करता है। जी, नहीं तो मैं जिस पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं, जो जयराम महतो की बात है कि यहाँ पर आजसू की कैंडिडेट थी सुनीता चौधरी, जो हर तरह से साधन संपन्न, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी, और पनेश्वर कुमार जो JLKM के कैंडिडेट थे वो 70,000 वोट लाए, 71,000, जबकि सुनीता चौधरी को 83,000 मिले, और ममता देवी 89,000 वोट पाकर या 90,000 वोट पाकर के जीती है। तो जिस पॉइंट पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है, क्या वाकई जो बात अभी हमने पहले भी की थी कि आजसू की जमीन पर जयराम महतो कब्जा कर लिए हैं क्या? नहीं, कर दिख तो रहा। इस चुनाव में एक बात साफ दिखी है कि कुर्मी समुदाय में आजसू से ज्यादा अपील जयराम की रही है, ये बात साफ हो गई जी। यहां तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अगर टुंडी और एक दो सीटों को छोड़ दीजिए तो कुर्मियों को वो आकर्षित करने में विफल साबित हुए। इसका मतलब है कि कुर्मी समुदाय इस समय एक अलग किस्म की छटपटाहट की शिकार है, और उसकी कुछ अपनी आर्थिक आकांक्षाएं हैं, जिसको जयराम इस रूप में स्वर दे रहे हैं कि भाई इनको अलग से आदिवासी घोषित किया जाए, उनको अलग से अधिक आरक्षण दिया जाए, और ये सारी चीजें, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कुर्मियों की एक लंबे समय से डिमांड रही है, जिस पर खुलकर बोलने की ताकत आजसू में नहीं थी, जो जयराम रमेश बोलते हैं। जयराम रमेश के पास अभी खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए है। एक सीट उन्होंने पा ली है। जयराम रमेश नहीं, जयराम महतो, सॉरी, जयराम महतो ने के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ था। तो एक सीट उन्होंने पा ली है और कई सीटों पर अपना दमदार असर दिखाया। इससे आने वाले, लेकिन उनके साथ समस्या फिर वही है कि अगर वो राजनीतिक फिलॉसफी का विकास नहीं करेंगे, करना क्या चाहते हैं, केवल कुर्मी समुदाय का नेतृत्व करके झारखंड में वो राजनीति में बहुत अस्थायी नहीं हो सकते, टिकाऊ नहीं हो सकते, वो वोट कटवा ही साबित होंगे अंततः। एक दो सीट जीत लेना वो तो फ्लूक में भी कई बार हो जाता है, और मैं बेबी देवी की हार को फ्लूक ही मानता हूं। जी, बेबी देवी की हार को आप फ्लूक मानते हैं। अब आखिर में दो सवाल हैं। बिल्कुल, एक सवाल ये है कि हेमंत सोरेन इतनी बड़ी जीत के बाद अब हेमंत सोरेन से झारखंड को क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, अब हेमंत सोरेन के सामने बड़ी चुनौती, एक तो चुनौती यह है कि झारखंड के लोगों ने जो उनमें विश्वास व्यक्त किया है उसकी वो रक्षा करें। झारखंडी अस्मिता, झारखंडी विकास का एक नया सपना लोगों ने जो उनमें देखा है उसको वो जमीन पर उतारें, और 2,500 रुपया और 3,000 रुपया और 550 का गैस और बिल माफी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन इससे आगे
झारखंड की जनता सशक्त हो, उन्नत हो, वो देश में अग्रणी बने, इसके लिए उनको एक अलग आर्थिक रणनीति और सामाजिक रणनीति बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही पेशा जैसे कानून को और सख्ती से कैसे लागू किया जा सकता है, कारपोरेट ताकतों से झारखंड को कैसे बचाया जा सकता है और बिना उनकी मदद के झारखंड के विकास का कैसे एजेंडा तैयार किया जा सकता है, इस पर हेमंत सोरेन को लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती आ पड़ी है। जी, तो मतलब हेमंत सोरेन और इसके साथ अब जी जी एक अर्थ में देखा जाए तो चुनावी, मैं ये कह रहा हूं कि चुनावी अगर नतीजों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो शिबू सोरेन से भी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं जी, क्योंकि शिबू सोरेन ने अपने दम पर कभी कोई सरकार नहीं बनाई। इस व्यक्ति ने एक गठबंधन के रूप में अपने दम पर 19 का चुनाव जीता, एक गठबंधन के रूप में अपनी सीटें बढ़ाते हुए 2024 का चुनाव जीता और विपरीत परिस्थिति में जीता जब इस पर ईडी का रेड हुआ, ईडी ने इनको जेल भेजा, ये जेल में 5-6 महीना रहे, बाहर निकल कर आए और उन्होंने यह साबित किया कि उनके अंदर दृढ़ता है, उनके अंदर नहीं झुकने की एक अद्भुत क्षमता है। तो ये जो बोलती हैं कल्पना सोरेन अपने हर भाषण में, झारखंड झुकेगा नहीं, इसकी रक्षा करना हेमंत सोरेन के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि भाजपा चुप नहीं बैठेगी, वो कांग्रेस और जेएमएम को फिर तोड़ने की कोशिश करेगी। इस तथ्य को आज ही आप नोट कर लीजिए। जी, भाजपा अब क्या करेगी? भाजपा के सामने क्या चीजें हैं अब? क्या देखिए, भाजपा को तो लग रहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान उसकी नैया पार लगा देंगे, जो हुआ नहीं। बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी सभ्यता खो दी। वो पहले बड़ा ही सभ्य और विनम्र भाषा में बातें करते थे, लोगों को तंग करने वाली भाषा नहीं बोलते थे, किसी जाति समुदाय को उकसाने वाली भाषा नहीं बोलते थे। इस पूरे चुनाव प्रचार में देखिएगा तो वो हेमंत बिश्व शर्मा बनते हुए नजर आए। आप उनके भाषणों का अगर विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि ये दूसरा हेमंत बिश्व शर्मा है जो साबित करना चाहता है कि अब कितना कॉम्युनल बात कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यह एक बहुत ही, आज सुबह भी रविंद्र राय उनके जो नए बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहे थे कि नहीं स्थितियां बदल जाएंगी। दीपक प्रकाश भी बीच में आके कुछ बोल रहे थे मीडिया में कि बस इंतजार कीजिए चंद घंटे और देखिए हम सरकार में आ रहे हैं। तो ये 2019 से ज्यादा आक्रामकता के साथ नरेंद्र मोदी इन पर हमलावर होंगे तरीके से। हालांकि आज उन्होंने बधाई दी है, लेकिन बावजूद वो हमलावर होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में पहले वो दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें सफल नहीं होंगे तो विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तो उनके हाथ में है ही, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपका कहना उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी एक्टिविटी झारखंड में बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज राजन जी कह सकता हूँ कि देखिए, मैं जब चुनाव शुरू हुआ तो मेरी बेटी का ऑपरेशन था, मुझे दिल्ली आना पड़ा जी। और मैं जब दिल्ली से अभी आज सुबह भी अपने दफ्तर को मैं बोल रहा था कि मैं दिल्ली से रांची जाऊंगा तो पता नहीं फिर से एक ऐसे तानाशाही राज में न जाना पड़ जाए जहां सांप्रदायिकता चरम पर हो। लेकिन जब रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ, हालांकि विश्वास था कि जेएमएम जीतेगा, मुझे बहुत राहत हुई कि कम से कम लोकतांत्रिक आवाज वहां सुरक्षित रहेगी, किसी पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा, कोई मॉब लिंचिंग अगर होगी तो राज्य उसका समर्थन नहीं करेगा, लोग भूख से नहीं मरेंगे और लोगों को आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार होगा। यह एक बहुत बड़ी राहत झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के माध्यम से वहां के लोगों को दिया। इसके अलावा जल जंगल जमीन की लड़ाई होगी, लोगों का हक मिलेगा और इसके साथ ही पेशा और ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है उसको हेमंत सोरेन इस बार साकार रूप देंगे, ये मेरी उम्मीद है उनसे। नहीं, आपकी कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें पूरी हों बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा उम्मीद आप कर रहे हैं। ये उनको करना पड़ेगा राजेंद्र जी, ये उनको करना पड़ेगा क्योंकि जनता का भरोसा टूटना बहुत खतरनाक होता है। जनता ने जबरदस्त भरोसा उन पर व्यक्त किया
और हेमंत सोरेन को आप देखेंगे तो उनकी गंभीरता, आज भी उनका जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिएक्शन आया है उसमें वो गंभीरता दिखती है। और कल्पना सोरेन ने भी जो आज प्रेस से बात करते हुए जो कुछ कहा है, वो इस बोझ को समझ रहे हैं कि जो झारखंड की जनता ने उनको दिया है, इसको बोझ नहीं समझ के आनंद के साथ, बिल्कुल दृढ़ता के साथ अपने एजेंडा को लागू करें और आगे का एजेंडा उसके साथ साथ जनता को दें, ताकि झारखंड की जनता सशक्त हो सके, आदिवासियों का सपना पूरा हो सके। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हो ने जो झारखंड में ग्राम स्वराज का सपना देखा था वो पूरा हो सके, और झारखंड में जल जमीन की कारपोरेट से और बड़े लुटेरों से रक्षा की जा सके। क्योंकि जमीन लूट की बात तो भाजपा अपने पूरे चुनाव में कर रही थी ना, बेटी लूट, जमीन लूट, और एक क्या था उसका, रोटी। 3 लूट की चर्चा वो कर रहे थे ना, बेटी बचाओ, बेटी और जमीन बचाओ, तो जी रोटी। तो भाजपा के 1914 से 19 के शासन में रोटी का ये हाल था कि एक लड़की भात भात चिल्लाते हुए मर गई थी सिमडेगा में, आपको याद होगा, भूखमरी से। भूखमरी की कितनी घटनाएं हुई थी, कोई नहीं बोला। और बेटियों के साथ किस ढंग से घटनाएं हुई हैं भाजपा शासन काल में देश में, ये देश ने देखा। इस समय हेमंत सोरेन को कानून और व्यवस्था के स्तर पर, विकास के स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के स्तर पर और जनता के साथ और सहज संवाद बनाने की का तरीका उनको विकसित करना होगा। उनको किसी चौकड़ी में घिरने से बचना होगा और जनता से कनेक्ट को और मजबूती देनी होगी, ताकि वो पूरे देश में आदिवासियों के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं और सारे देश के आदिवासी उनको पूरी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। जी, अब एक बात आपने कही, उस पर थोड़ी बात कर लें, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। वो बात ये, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और जेएमएम के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश करेगी और पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी। क्या अब आपको लगता है, जब 56-57 सीटें गठबंधन के पास हैं और अपने में जो जेएमएम की सीटें हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि बहुत दिक्कत की स्थिति नहीं होगी, तो क्या कांग्रेस के एमएलए अभी भी टूटने को तैयार हो जाएंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस का एमएलए तो पिछले 5 साल में नहीं टूटा, महाराष्ट्र में भी नहीं टूटा। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी टूटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, कांग्रेस नहीं टूटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टूटेंगे, वो कोशिश करेंगे, उनकी कोशिश होगी, क्योंकि उनके पास प्रवक्ताओं का, मीडिया का एक पूरा तंत्र है जो इस अभियान में ही लगेगा। आप देखिएगा 1-2 सप्ताह के अंदर से यह शुरू हो जाएगा। सरकार अस्थिर है, मंत्रिमंडल बनते ही लोगों के असंतोष को हवा दी जाए। किसने सोचा था कि जिस व्यक्ति को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया हो, वो व्यक्ति मान और सम्मान का झूठा हवाला देकर दल बदल कर ले। और अमित शाह ने जिस ढंग से उस व्यक्ति को अपमानित किया मंच पर, उसके बाद भी उसकी आवाज न निकले, ये क्या आपको कम आश्चर्य में डालने वाली बात है? वो आदमी आज चुनाव जीत गया है, ये एक अलग बात। मैं चंपई सोरेन की बात कर रहा हूं, लेकिन अमित शाह ने जिस ढंग से कहा चंपई आगे आओ, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? हेमंत सोरेन की पत्नी तो उनको चाचा बोलती थी, उनका पैर छू के प्रणाम करती थी। उसके बाद उनको लगता है कि उन्होंने मान सम्मान खोया, जबकि ये सच्चाई है। ये बात अब सामने आ ही जाएगी कि हेमंत विश्व शर्मा और चंपई सोरेन ने यह साजिश रच ली थी। अगर हेमंत सोरेन जेल से नहीं आए होते तो उसी समय सरकार गिर जाती और बड़ी संख्या में हेमंत सोरेन के साथियों को तोड़कर चंपई बीजेपी में ले जाते। ये बात बन चुकी थी। अपने एक इंटरव्यू में इसकी ओर इशारा भी किया था है हेमंत सोरेन ने, कि जो खेल हुआ था उसका अंदाजा उनको है। जी। और आपको यह भी पता है कि हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव दिल्ली से पड़ा था। सोनिया गांधी ने खुद उसमें हस्तक्षेप किया था कि आप बनिए, क्योंकि आपके राज्य की स्थिति गड़बड़ हो रही है। हेमंत जब 28 तारीख को निकल के आए थे, 28 जून या 27 जून था, और उन्होंने जब प्रेस से बात की थी उसमें अपनी भूमिका उन्होंने स्पष्ट की थी कि मैं पार्टी का काम करूंगा, पूरे राज्य में घूमूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। और सरकार ये उसकी जिक्र ही नहीं किया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि चंपई तो चला ही रहे हैं सरकार, मैं पार्टी का काम करूंगा। लेकिन 2 दिन के अंदर जिस तरह जो आप बात कह रहे हैं, सोनिया गांधी का फोन आया, वो दरअसल उसमें इंफॉर्मेशन ये थी कि चंपई सोरेन कुछ इस तरह के हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। और उसका एक बड़ा उदाहरण था, 30 जून को एक विज्ञापन आया
सारे अखबारों में चंपई सोरेन की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर, जिसमें 3 जो कानून नए 1 जुलाई से लागू हो रहे थे, जिसका इंडिया गठबंधन जिसके पक्ष में नहीं है, उसका सपोर्ट करते हुए बिल्कुल उसका उसी और के इस बाद हॉबनॉबिंग को तो अंत में स्वीकार, हेमंत बिश्व शर्मा ने तो इसको अंत में स्वीकार भी किया कि मैं संपर्क में 5 महीने से था चंपई सोरेन के। उन्होंने तो बाजप्ता ये प्रभात खबर और भास्कर, हिंदुस्तान जागरण, शुभम संदेश जैसे तमाम अखबारों ने इस खबर को छापा था, इंटरव्यू भी दिया था जी। लेकिन हेमंत सोरेन की इस जीत में एक और बड़ी बात है कि मीडिया का वह तंत्र भी जो हेमंत सोरेन को हराने में बड़ी भूमिका निभा रहा था इस समय, उसको भी विचार करना चाहिए कि अब उनको जो वास्तविक पत्रकारिता होती है उसकी ओर लौट आना चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए। हालांकि हम लोग भी कई बार पार्टी कर बात करते हैं, लेकिन सत्ता के पक्ष में जाने से थोड़ा सा गुरेज करते हैं। जनता के पक्ष में बात होनी चाहिए। अगर हेमंत सोरेन ने गलतियां की हैं तो उसकी हम लोगों ने आलोचना भी की है, और अभी मैंने आपको कहा कि हेमंत सोरेन को चौकड़ी से बाहर आकर जनता के बीच सीधा संवाद बनाने का तरीका निकालना चाहिए। ये बहुत बड़ी आलोचना है, जो लोग समझ रहे होंगे वो इस बात को समझेंगे। जी, तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, नए वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।